खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और दिसंबर की 26 तारीख सन 2024 जुमेरात का दिन है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, चाय की चुस्कियाँ ले रहे होंगे, रोज़मर्रा के कामकाज की तैयारी में होंगे और हम आपके सामने फटाफट से आए हैं ताकि आपको अपडेट करें, हालात वाक़ात से अपडेट करें, उन हालात वाक़ात से अपडेट करें जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से है, सियासत से है, समाज से है, रियासत से है और स्पेशली हमारी सेहत के साथ है। क्योंकि आज से एक और नया मौजू लेकर इस प्रोग्राम में हम आए हैं। वो मौजू क्या है वो थोड़ी देर में आपको पता लगेगा और कंटिन्यूसली उस पर हम तकरीबन 15 से 18 एपिसोड्स आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ डॉक्टर्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, सोसाइटी के मुख्तलिफ लोग ज्वाइन करेंगे और जिस मसले को लेकर आज हम बात करेंगे वो इंतहाई अहम है और मुझे उम्मीद है कि आप हर पल की तरह इस सेगमेंट को भी बड़ा पसंद करेंगे और हमारा साथ देंगे। आप फटाफट से हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ऑफिशियल वेबसाइटों पर। और जब आप हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, लेकिन फटाफट से आप आसपास के हालात वाक़ात से भी हमें अपडेट करें। और अगर आपके पास कोई वीडियो है, कोई तस्वीर है जो आप नशर करवाना चाहते हैं, जो अवामी खिदमात के लिए अच्छी हो सकती है, कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन है, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आपसे वादा कि उसे हम हुकूमती इदारों तक पहुँचाएंगे। आखिर पर आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन फटाफट से अपने पहले पड़ाव पर आते हैं और हिस्ट्री के आज के दिन में क्या कुछ हो चुका है, यानी हिस्ट्री में आज क्या कुछ हो चुका है, उनमें चंद अहम तरीन वाक़ात आपके सामने फटाफट से रखेंगे। मेरे साथी आसिफ रशीद इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जो हिस्ट्री ऑफ द डे का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ हो चुका है और उन अहम वाक़ात में कौन से ऐसे वाक़ात हैं जो आज सुबह इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। जी आसिफ। खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप सलाम जेके देख रहे हैं। 8:37 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम फॉर्मेट के मुताबिक करते हैं और एक एक करके ज़रा मौज़ूआत की तरफ जाने से पहले हिस्ट्री ऑफ द डे में आपके सामने रखना चाहेंगे। और आप सब जानते हैं कि आज दिसंबर की 26वीं तारीख है। चंद दिन हमारे पास बचे हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर भी कई ऐसे वाक़यात हैं जो आज के दिन हुए हैं, या इसके अलावा मुल्क के बाकी हिस्सों में भी जहाँ पर सबकी नज़रें रहती हैं, या फिर इसके अलावा आप सब जानते हैं मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात हैं जो आलमी तारीख़ में या हिंदुस्तान की तारीख़ में सर फ़हरिस्त हैं। तो चंद वाक़यात आज 26 तारीख के हवाले से हिस्ट्री ऑफ द डे में आपके सामने। 1748 में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी हॉलैंड से मुतल्लिक मुआहदे पर आज के दिन दस्तखत किए। किसी भी तरीके से इस इलाके के अंदर तातुल को ख़त्म किया जाएगा, इस बात पर इत्तफाक इस मुआहदे के तहत हुआ। 1997 में 97 के अंदर नवीन पटनायक ने बीजू जनता दल, जिसको आप बीजेडी कहते हैं, इस पार्टी की बुनियाद रखी गई। साउथ इंडिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टियों में से एक। 1825 में रूस में शाही हुकूमत से नाखुश फौजी अफसरान ने आज ही के दिन बगावत की और उसके बाद एक नया सिलसिला हुकूमत का मुल्क के अंदर चला। 1906 दुनिया की पहली फीचर फिल्म द स्टोरी ऑफ लिली गैंग, जिसका ऑस्ट्रेलिया में प्रीमियर आज के दिन हुआ और ये दुनिया की पहली फीचर फिल्म थी। दिसंबर 26 को आज के दिन ये दिखाई गई। 1925 में 100 बरस कबल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का क़याम अमल में आया। 2002 में आज से 22 बरस कबल ईरान ने सजाए मौत के लिए आज के दिन संसार करने के तरीके को ख़त्म कर दिया। सजाए मौत दी जाती थी, अगर फैसला अदालत की तरफ से होता था तो शरई अदालत के फैसले के बाद पत्थर मारकर कई लोगों की जिंदगी खत्म कर दी जाती थी, लेकिन 2002 में इस कानून में तरमीम की गई। 1530 में मुगल बादशाह बाबर का आगरा के करीब धौलपुर इलाके में इंतकाल हुआ और उसके बाद यहां से वापस ले जाकर बाबर गार्डन काबुल अफगानिस्तान के अंदर वापस तदफीन हुई। लेकिन 1530 में आज के दिन इंतकाल हुआ और मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले भी थे। फिर उसके बाद हुमायूं और फिर ये सिलसिला आगे चला। लेकिन शुरुआत इस मुल्क के अंदर एक नए निज़ाम की 1530 से पहले जो की गई थी वो मुगल बादशाह बाबर की तरफ से की गई थी और 1530 26 दिसंबर को उनका इंतकाल हुआ। 2006 में शेन वॉर्न ने ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर बैनुल-अक़वामी टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेकर उन्होंने तारीख रकम की। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में आज के दिन उन्होंने 700वां विकेट टेस्ट क्रिकेट में हासिल किया। साल 1904 दिन आज का दिल्ली से मुंबई के दरमियान मुल्क की पहली क्रॉस कंट्री मोटर कार रैली का इफ्तिताह या इनॉग्रेशन आज के दिन हुआ। 1996 में आज के दिन 28 बरस कबल जनूबी कोरिया की तारीख की सबसे बड़ी हड़ताल शुरू की गई और ये मुल्क के अंदर वो हड़ताल थी जिसमें पूरे निज़ाम के अंदर तब्दीली, इंतखाबात कराने और इदारों को बाख्तियार बनाने का मुतालबा लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रखा गया था। 1862 में
अमेरिका में 38 कबायलियों को आज के दिन फांसी दी गई, ये कहकर कि उन्होंने मुल्क मुखालिफ काम की और ये जो नस्ल परस्ती का एक सिलसिला अमेरिका में चला है इसको परवान चढ़ाने की कोशिश इन इलाकों के अंदर कबायलियों की जानिब से की गई। 38 कबायलियों को एक साथ फांसी दी गई। 2004 में आज के दिन एक ऐसा आइलैंड जिसको शुमाली सुमात्रा कहा जाता है, इसमें तबाहकुन ज़िलज़िला आया जो इंडोनेशिया के एक बड़े आइलैंड का हिस्सा है। 2,30,000 अफराद हलाक हुए, 43,000 से ज़्यादा लोग लापता हुए। और आप सब जानते हैं कि 2000 के बाद जो बड़े हादसात हुए जिनमें तबाहकुन ज़िलज़िले या कुदरती आफात से नुकसान उठाया गया, उनमें एक इंसिडेंट ये शुमाली सुमात्रा का भी था। ज़िलज़िले से 2.5 लाख के करीब लोग अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर बैठे। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद बड़ी बातें, अहम तरीन वाक़यात आपके सामने। फॉर्मेट के मुताबिक अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, खबरों की तरफ चलेंगे। और सबसे पहले बात आज की जब हुई है तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सर्दी की शदीद लहर बरकरार है और चिल्ला कलाम का जो पहला हफ्ता जैसे जैसे ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे परेशानियां पैदा कर रहा है। लेकिन खुश्क मौसम के बीच मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिशों की कमी भी परेशानी का सबब खित्ते के अंदर इस वक्त बनी है। चलिए जनाब, खबर का आगाज जरा मौसम के मिजाज से भी करते हैं और आपको ताज़ा तरीन तस्वीर भी श्रीनगर की दिखाएंगे, जहां आज सुबह दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड किया गया और रात किस तरीके से गुजरी है वो तो आखिर पर हम आपको ज़रूर बताते हैं। लेकिन श्रीनगर के अंदर एक और रात सर्द तरीन गुजर चुकी है, -7 आज सुबह रिकॉर्ड किया गया। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के मौसम के मिजाज की जब हम बात करते हैं तो मुसलसल एक बड़ी परेशानी खुश्क साली लगातार हो रही है और इस खुश्क साली के बीच बारिशें न होना एक और नई परेशानी की दस्तक जम्मू कश्मीर के लिए है। और गुज़श्ता 3 महीनों के अदाद शुमार सरकारी तौर पर सामने आ चुके हैं और गुज़श्ता 3 महीनों के दौरान जहां हमारे पास सिर्फ 70% थे, अब ये बढ़कर 81% हो गया है। रेनफॉल डेफिसिट जिसे आप कह रहे हैं, बारिशें न होना जिसकी वजह से पानी की सतह में कमी होना, नदी नालों के अंदर पानी कम होना और दूसरी परेशानियां रहती है। डेफिसिट ऑफ रेनफॉल जो है वो अराउंड 81% जम्मू कश्मीर के अंदर हो गया है और ये आदाद शुमार पिछले 3 महीनों के सामने आए हैं। किसी भी तरीके से सर्द हवाएं और यकबस्ता हवाओं में कोई फर्क नहीं है, लगातार ठंड बढ़ रही है और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 4 जनवरी तक कोई बड़े मौसमी तब्दीली का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। ताहम 1 जनवरी ता 2 जनवरी के दरमियान हल्की सी बर्फबारी बालाई इलाकों में रिकॉर्ड की गई। ये तस्वीर आज सुबह की श्रीनगर के झील डल की है, मुंजमद शुदा झील डल। आज सुबह की तस्वीर जो हमारे पास सुबह आई है, हमारे नुमाइंदों के हिसाब से झील का अक्सर हिस्सा मुंजमद हो गया है। दर्जा हरारत -7 चला गया था रात को और सुबह भी सूरत हाल इसी तरीके की बन रही है। अब आप देखते हैं किश्तीबाज इस परत को तोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस पर आप चला नहीं सकते, इसलिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 का सहारा लिया जा रहा है ताकि जो हाउस बोट्स के अंदर सैयाह है वो बाहर तक आ सके और रास्ता बनाया जा रहा है इस हल्की सी बर्फ की लेयर को तोड़कर अंदर आकर बाहर आने के लिए। और ये कंप्लीट फ्रोजन नहीं है लेकिन परत जो है वो बनी हुई है, मुकम्मल तौर पर मुंजमद नहीं है, लेकिन एक अच्छी खासी परत जो है वो इसकी जमी हुई है जिसकी वजह से शिकारों को चलने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। ये ताज़ा तरीन तस्वीर आज सुबह की श्रीनगर की है जहां पर सुबह भी हमारे नुमाइंदों के मुताबिक दर्जा हरारत -7 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। ताहम मैं जरा मौजू पर वापस आता हूं और आपको ये बताते हैं कि जब बारिशें नहीं हुई तो सूरत हाल क्या है। 1 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक सूरत हाल हमारे पास ये है कि डेफिसिट ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया 81%, 81%। और ये नॉर्मल जो हमारे पास था, इसमें हमारे पास बारिशें होनी चाहिए थी तकरीबन 110 मिलीमीटर के आसपास इन दिनों के दौरान यूनियन टेरिटरी के अंदर, लेकिन रिकॉर्ड कितनी की गई है 21.0, 21.0 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है जो इंतहाई अफसोसनाक है और ये हमारे लिए इंतहाई जो है आने वाले दिनों में मुश्किलात पैदा कर सकता है। शोपियां साउथ कश्मीर की आप बात करें
तो यहां पर डेफिसिट जो कमी हुई है रेनफॉल की वो 97% है। माहिरीन का मानना है कि आने वाले दिनों में बागात के अंदर इससे मुश्किलें बढ़ सकती है। अगर बर्फबारी वक्त पर नहीं हुई, बारिशें तो हुई ही नहीं है, इसकी वजह से मजीद मुश्किलें जो है आने वाले गर्मी में हो सकती है। साउथ कश्मीर 97% पर है। दूसरे पड़ाव पर आप पुंछ को देखेंगे, जम्मू सूबे का, जहां पर बारिशें कम हुई है और लगभग 92-93% के आसपास पुंछ है। कुलगाम साउथ कश्मीर 96% के आसपास है। तो यह सूरत हाल है कि पहले नंबर पर साउथ कश्मीर का शोपियां इलाका है, दूसरे नंबर पर पुंछ है और तीसरे नंबर पर कुलगाम है। 97, 96 और 95% बिलतरतीब बारिशें कम रिकॉर्ड की गई है। डाटा रिवील कर रहा है जी, श्रीनगर का जो समर कैपिटल है, यहां पर रिकॉर्ड डेफिसिट जो है वो 88% है। अब आप शायद श्रीनगर की भी सूरत हाल सुन लीजिएगा। उधमपुर जो जम्मू का है, यहां पर भी सबसे कम बारिशें रिकॉर्ड की गई एज कंपेयर टू लास्ट 3 मंथ्स। फिर पुलवामा साउथ कश्मीर की आप बात करें, किश्तवाड़ जम्मू डिवीजन की बात करें तो यहां पर 92% की कमी हुई है। तो आगे जब आप चलेंगे तो कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर 80% से कम हुआ हो, यानी 80% से ज्यादा ही डेफिसिट जो है वो अभी तक दिख रहा है। और इस तरीके से रियासती महकमे मौसमियात, मरकजी महकमे मौसमियात की यह पेशन गोई है कि फिलहाल शदीद सर्दी की लहर भी बढ़ेगी, दर्जा हरारत -8 तक भी दोबारा जा सकता है, यकबस्ता हवाएं भी चलेंगी। जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि 25 और 26 के दरमियान कहीं मकामात पर बर्फबारी होगी, हल्की सी बर्फबारी कुछ इलाकों के अंदर जरूर देखने को मिली है, लेकिन अब सबकी नजरें जो है वो 1 जनवरी और 2 जनवरी पर है, जहां पर एक बार फिर यह कहा गया कि मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी होगी, लेकिन शहर श्रीनगर और दीगर मकामात पर क्या बर्फबारी होगी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक भी किसी तरीके की कोई पेशन गोई इस तरीके की नहीं है। लेकिन सुबह सुबह धुंध और कोहरा बहुत ज्यादा बना हुआ है, जिसकी वजह से सुबह और शाम में ट्रैफिक मूवमेंट काफी आहिस्ता हो गई है, बहुत कम हो रही है। और श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी जो एयर ट्रैफिक सुबह का रहता है तकरीबन 10 बजे तक, उसमें भी ताखीर से ही देखने को मिल रहा है। ताज़ा तस्वीरें शहर श्रीनगर के झील डल की, जहां पर मुंचमित शुदा झील को तोड़कर किश्ती को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौसमियाती तब्दीली का इम्कान फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। हल्की बारिशों का पहले से इम्कान जाहिर किया गया था 27 तारीख के आसपास, लेकिन जिस हिसाब से हम देख रहे हैं सर्द मौसम है, ये मजीद परेशानी का सबब बन रहा है और खुश्क साली ने काश्तकारों के चेहरों पर भी मायूसी लाकर खड़ी कर दी है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जम्मू सूबे के उस इलाके की जहां पर 72 घंटों की हड़ताल की कॉल दी गई थी और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी नाराजगी खत्म नहीं हुई। एहतिजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला, रास्ता निकालने की कोशिशें, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो अब तक डेलिब्रेशंस हुई, जो बातचीत होती रही, इन मीटिंग्स का कोई मस्बत नतीजा या पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल सका। कटरा की बात हम कर रहे हैं। कटरा के अंदर जहां पर आप सब जानते हैं रियासी के इस इलाके में एक रोपवे मंसूबा जो सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके बनाना था, इसको मंजूरी मिली और जैसे ही रोपवे मंसूबे को मंजूरी दे दी गई, तब से अब तक नाराजगी मुसलसल बढ़ रही है। ऐसे में जहां पर गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान उतार चढ़ाव हमने देखा, 17 और 18 तारीख को बंद रखा गया, फिर 23 तारीख का वक्त इंतजामिया ने लिया, लेकिन 23 तारीख तक जब बात न बनी तो कटरा के अंदर जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ काम करने वाले लोग हैं या फिर संघर्ष समिति है जिसकी कॉल पर 72 घंटे की हड़ताल की जा रही है, इन तमाम लोगों ने मिलकर रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल बनी है वहां बर्फ पिघलना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। मंसूबे को खत्म करने या रोकने पर मुसलसल ये तमाम लोग बजिद हैं कि इसको रोका जाए। कई लोगों का रोजगार मुतासिर होगा। पोने वाले, घोड़े वाले, पालकी वाले, दीगर तमाम लोग जो हर तरह से यात्रा को कामयाब बनाते हैं और यहाँ पर सहूलियात फराहम करते हैं, इन सब के बीच में एक डेवलपमेंट ये हुई कि जब गुज़श्ता रोज़ प्रोटेस्ट का आगाज़ हुआ तो कई वो लीडरान जो क़यादत कर रहे थे इस एहतिजाज की, लाठीचार्ज भी उन पर हुआ और उसके बाद कई लोग पुलिस ने हिरासत में लिए, एक एक करके उनको पुलिस थाने ले गए। अब इनमें से कोई रहा हुआ या नहीं ये तो थोड़ी देर में अपडेट मिलेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस एहतिजाज के बाद जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उन लोगों की रिहाई का मुतालबा करने के लिए भी रात देर गए, सर्दी के बावजूद भी कई लोग बैठे रहे। और दूसरी तरफ ये सूरत हाल जो यात्री मुख्तलिफ हिस्सों से आ रहे हैं, ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी हैं, भवन से ऊपर तक उनको पैदल सफर तय करना है, सख्त और इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि कोई भी सहूलत हड़ताल के बीच
इन यात्रियों के लिए मौजूद नहीं। बहरहाल आज दूसरा दिन है जी एहतजाज का और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल भी फ्लैग मार्च किया था, हल्का सा एहतजाज भी हुआ था, जिस बीच इंतजामिया ने कार्रवाई की, कुछ लोगों को एहतियातन हिरासत में भी लिया गया है। ताहम 250 करोड़ वाले इस रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर हुकूमती इदारों और मुजाहिरीन के बीच में लगातार जो है वो तजब्जुब बना हुआ है। याद रखिएगा ताराकोट मार्ग से ऊपर तक ये रास्ता बनाने की बात की जा रही है, रोपवे को लेने की बात की जा रही है, जिसको लेकर जो लोकल संघर्ष समिति है वो लगातार सवाल उठा रही है और वो ये कह रही है कि इससे उनके रोजगार पर असर पड़ेगा। याद रखा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने गुज़श्ता दिनों मीटिंग के बाद इस बात का ऐलान किया था कि ये जो रोपवे बनने जा रहा है, जिस पर तकरीबन 250 करोड़ रुपया ज़र मुबादला खर्च होना है, ये दरअसल फ़ायदा देगा जी उन लोगों को, बुजुर्गों को, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको, बच्चों को या जिस्मानी तौर कमज़ोर लोगों को जो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं उनको आने के लिए ये रोपवे मदद देगा। और तकरीबन 13 किलोमीटर का ये रोपवे था जिसको बनाने की बात हो रही थी, लेकिन फिलहाल इस मामले पर भी कोई पेशरफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। तस्वीरें कल की है, लेकिन इतलात यह है कि रात देर गए भी अहम तरीन इजलास हुआ है। सोहन कोहली हमारे नुमाइंदे इस वक्त ग्राउंड जीरो से ज्वाइन किए हुए हैं। सोहन कोहली के पास सीधे चलेंगे जी, हम जो हमारे साथ बने हुए हैं उनके पास चलते हैं और फिर कुछ और भी बात इस पर हम करेंगे। लेकिन सोहन जरा अपडेट करें, आज प्रोटेस्ट का दूसरा दिन है और जब हम दूसरे दिन की बात करते हैं, कल पूरा दिन हमने देखा कि थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट बाहर होकर भी हुआ था, जिसको लेकर पुलिस ने फिर बाद में कार्रवाई भी की, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, रात को संघर्ष समिति की भी मीटिंग हुई है। आज प्रोटेस्ट का दूसरा दिन है, क्या कोई हल निकलते हुए नजर आ रहा है, कोई ब्रेक थ्रू हुआ है रात भर इस पूरे मामले के दरमियान? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल जो संघर्ष समिति की तरफ से जो पीसफुली स्ट्राइक यहाँ पे की जा रही थी, मगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ लोगों को हिरासत में ले जाया गया। उसके बाद जो मुद्दा इतना ज्यादा गरमाया हुआ है, पुलिस की बात करूं तो पुलिस के भी काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और काफी ज्यादा गुस्सा है उन लोगों में क्योंकि उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अगर हम पीसफुली अपनी रोजी रोटी के लिए अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा करना नहीं चाहिए। लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज करने के बाद जो 15 से 20 लोग हैं वो उनको अपनी हिरासत में ले लिया और उसके बाद जो जितने भी जंगजूद हैं, सराउंडिंग के जितने भी लोग हैं वो सारे गुस्साए हैं। आज एक और आज दूसरे दिन भी प्रोटेस्ट जारी है। आज भी दुकानें, गाड़ी, घोड़ा पिट्ठू सारी बंद करके लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे होने के बाद उनका साफ तौर पे ये कहना कि पहले जो हमारे जो लोग हिरासत में लिए उनको छोड़ा जाए, उसके बाद जो है गंडोले का काम किया जाए, काम बंद किया जाए। गंडोले का काम अगर जब तक बंद नहीं होता तब तक हमारी स्ट्राइक जो है जारी रहेगी। अच्छा जी, सोहन कोहली ये बताइएगा, क्योंकि यात्री पूरे देश से आते हैं और ये वो टाइम है जब सबसे ज्यादा यात्री इस वक्त कटरा आते हैं, माता के दरबार में आते हैं और रात गुजारते हैं और ये 5-6 दिन जो है वो बड़ा पैक जैम रहता है, पूरा कटरा और पूरा भवन पूरा भरा रहता है। जो यात्री आ रहे हैं उन्हें कितनी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं इस वक्त, जो कि मैं आपको बता दूं 50 से 60 हजार के करीब श्रद्धालु रोज माँ वैष्णो देवी के लिए हाजिरी लगाने जाते हैं। मगर कल जब देखा तो काफी ज्यादा यात्री जो परेशान थे क्योंकि उनको खाने पीने की दिक्कत आ रही थी, दुकानें सारी बंद थी और कई श्रद्धालु ऐसे थे जो कि बिना दर्शन किए कटरा से वापिस घर की ओर रवाना हो रहे थे क्योंकि उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर यहाँ पे कोई माहौल खराब हो गया, अगर एजुकेशन ज्यादा बढ़ गई तो हमारे लिए दिक्कत होगी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, उनके साथ जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको दूध चाहिए होता है, खाने पीने की चीजें चाहिए थी, मगर कटरा में सारी दुकानें बंद थी। उसको लेके यात्री जो है काफी ज्यादा परेशान था। तो श्राइन बोर्ड ने कोई यात्रियों के लिए व्यवस्था की कि उन्हें कोई ज्यादा दिक्कत ना हो? नो डाउट कि वो उतना ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन उन तक पहुंचने की कोई कोशिश की, अगर कोई आना चाहता है वो आए, कोई इस तरीके का मुतबादिल कोई दूसरा अरेंजमेंट? जी बिल्कुल, श्राइन बोर्ड की तरफ से मैं बात करूं तो अभी तक वहां पे कोई भी उनकी तरफ से कोई लंगर की व्यवस्था या कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ पे हमने देखी नहीं। मगर फिर भी सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि बाण गंगा में उन्होंने चाय और बिस्किट के लिए लंगर लगाया था, मगर ये भी किसी से सुना हमने कि हमने खुद नहीं देखा क्योंकि जो
कटरा में जो माहौल था वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ था और जंग जूत जितना भी था पूरी रात कटरा में कल रात को हंगर स्ट्राइक पे जहाँ पे बैठे हुए थे, वो भी मैंने वीडियो आपको भेजी थी। वहां पे मैं आपको बता दूं कि जितना भी जंग जूत है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ। आज जो क्या रणनीति बनती है, अच्छा, जैसे अब ये तो बड़ा जी। इंपॉर्टेंट है, लेकिन बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कल पुलिस के जो ऑफिशियल्स है वो बता रहे थे, देखिए हम तो प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं है, वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन एक जो लाइन खींची गई है पुलिस की तरफ से कि एक पार्क के अंदर वो एहतजाज करें, जब वो बाहर आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। कल भी हमने देखा कि बाहर आने की कोशिश की गई, तब जाकर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो क्या आज रणनीति है संघर्ष समिति की कि मार्च किया जाएगा या एक ही जगह पर बैठकर धरना दिया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि संघर्ष समिति की तरफ से उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अगर पार्क में ही धरना प्रदर्शन करना है तो इससे बेटर हम अपने घर में बैठे। वो एक आउटसाइड पे पड़ता है, अगर वहां पे बैठे भी रहे तो सरकार को क्या फर्क पड़ता है। इसलिए उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि अगर हम यहाँ पे जो वैष्णो देवी ट्रैक से होते हुए धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्य बस स्टैंड तक जाएंगे, पीसफुली स्ट्राइक करेंगे, इसमें कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। मगर उसके बावजूद भी जब वहां पे शालीमार गार्डन में जब जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पे इकट्ठे हो रहे थे, तो पुलिस ने वहां पे आके लाठीचार्ज कर दी और उनको जो मेन लीड करने वाले थे, जो लीड करने वाले थे संघर्ष समिति उनको को, हिरासत में भी उनको लिया गया। वहां पे अच्छा, हिरासत इस में। डेडलॉक को खत्म करने के लिए अभी तो 48 घंटे या इससे कम समय हमारे पास बचा हुआ है। जब हम देखेंगे नेक्स्ट कोई डेवलपमेंट होगी या फर्दर कोई अनाउंसमेंट होगी, क्या कोई कांटेक्ट करने की कोशिश हुई कंसर्न्ड अथॉरिटी की तरफ से, संबंधित लोगों की तरफ से, कि कम से कम 72 घंटे से पहले हड़ताल समाप्त हो? और दूसरा बड़ा चैलेंज, यात्री भी साथ साथ चल रहे हैं, यात्रा हॉल्ट ना हो, बड़ी सारी चीजें देखनी है। पॉसिबल क्या है, क्या होगा 48 घंटों के बाद? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। अभी तक कोई ऐसा कोई सामने नहीं आया है जो कि संघर्ष समिति से बात कर सके और इसका हल निकल सके, ताकि नया साल है, श्रद्धालु जो है मां वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे और श्रद्धालु को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मगर अभी तक कल हमने देखा था कि श्रद्धालु जो मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जैसे ही कटरा पहुंच रहे थे वैसे ही वापिस अपनी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे थे सब बंद था, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा था और काफी ज्यादा मुद्दा गड़बड़ाया था। अगर जो 48 घंटे बचे हैं, उन 48 घंटों में अगर बातचीत नहीं होती, कोई हल नहीं निकलता है, तो ये संघर्ष और भी बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया सोहन, आप बने रहिएगा, दिन में दोबारा आपके पास लौटेंगे, अपडेट लेंगे कि यात्री क्या कुछ कह रहे हैं, यात्रियों से भी जरा बात करने की कोशिश करें। और फिलहाल तातुल बरकरार है। श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड और मकामी लोगों के बीच में रोपवे को लेकर, जिसमें तकरीबन 250 करोड़ रुपया सर्व करना है। और ये लगातार रोपवे की बात जब आई है तो ये कहा जा रहा है कि ये बुजुर्गों के लिए है, दिव्यांगों के लिए है, बच्चों के लिए जो इतना सख्त रास्ता तय नहीं कर सकते, उनके लिए ये रोपवे बनाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी संघर्ष समिति का ये मानना है कि अगर ये रोपवे बनता है, एक तो ट्रेडिशनल रूट को इग्नोर किया जा रहा है, जो ट्रेडिशनल बातें हैं इसके साथ जुड़ी हुई है यात्रा के साथ, उनको खत्म करने की कोशिश है और उनके रोजगार पर भी शबखून हो रहा है। अब देखना होगा कि इंतजामिया अपनी बात पर है और इस बीच श्राइन बोर्ड के मुखालफत में जो लोग खड़े हैं वो अपनी बात पर है। मामला क्या करवट लेगा, हमारी नजर रहेगी। छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया जी यहाँ पर, यानी छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया जी यहाँ पर, यानी वक्फा लिया जाएगा। वक्फे के उस पार आएंगे तो साल अपने इख्तिताम पर है और इससे पहले हमने आपको बताया था कि एक्सीडेंटों से कितनी मौतें हुई है। इन एक्सीडेंटों का एक और जुज है कि जो एम्बुलेंस सर्विसेज है, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर एम्बुलेंस सर्विसेज है वाकई तौर पर, एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, इस पर बात करेंगे और फिर आगे आएंगे तो आपको बताएंगे कि अभी एक रिजर्वेशन का मामला हल नहीं हुआ था, यानी ओपन मेरिट वाला मामला थमा नहीं था। एक और सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हुआ है। हंगामा किस रिजर्वेशन पर खड़ा हुआ है, ऊंट किस करवट बैठेगा और क्या रियासत की सियासत होगी, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिएगा हमारे साथ, खबर पल पल की आपको बताएंगे छोटे से वक्फे के फौरन बाद।
गेस्ट को लेना है। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल, दूसरे पड़ाव पर हम आगे हैं जी। फटाफट से जरा कुछ अहम बातें और खबरें आपके साथ हम शेयर करें और जरा बात करें साल 2024 के इख्तिताम की। गुज़श्ता दिनों हमने आपको एक्सीडेंट्स की एक तवील लिस्ट बता दी कि कितने एक्सीडेंट्स होते हैं और हर दिन कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। उन एक्सीडेंट्स के साथ साथ एक और फ्लीट हमारे पास होना चाहिए, एक कारवान होना चाहिए था जो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज या लोकल एम्बुलेंसेज जिसे आप कहते हैं। लेकिन आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के सेहत महकमे की हर एक शोबे पर जब नज़र डालते हैं तो कमियां बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। अगरचे हुकूमती इदारे ज़रूर इन कमियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात ज़रा इमरजेंसी केयर सिस्टम की जम्मू कश्मीर की करते हैं और इमरजेंसी केयर सिस्टम भी दम तोड़ रहा है या तो परवान ही नहीं चढ़ा है, क्योंकि मामला ये है कि क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज जो इस इमरजेंसी केयर सिस्टम का अहम तरीन हिस्सा है, जम्मू कश्मीर के अंदर ना के बराबर है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोहरा, SMHS अस्पताल श्रीनगर, LD अस्पताल श्रीनगर, बोन्स एंड जॉइंट अस्पताल श्रीनगर, इसी के साथ साथ महाराजा हरी सिंह का अस्पताल जम्मू और दीगर सरकारी अस्पतालों के अंदर सफिशिएंट केयर एम्बुलेंसेज जो है, ये जो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज हैं वो मुनासिब नहीं है। यानी अगर 8 होनी चाहिए थी 2 है, अगर 5 होनी चाहिए थी कहीं पर तो 1 है। तो ये जो लैक ऑफ एम्बुलेंसेज है ये एक बड़ा सवाल पैदा कर रही है। ALS और BLS ये 2 तरह की एम्बुलेंसें होती हैं जी, ये इक्विप्ड करनी थी GPS के साथ, लेकिन खबर ये है कि आज के दिन में भी एंटायर यूनियन टेरिटरी के अंदर तमाम ALS और BLS एम्बुलेंसें जो है वो GPS के दायरे में नहीं लाई गई है। जम्मू कश्मीर के पास कुल मिलाकर 490 के आसपास एम्बुलेंसें हैं जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत दी गई हैं। 140 के करीब ALS है और 60 के करीब BLS है। यानी ALS और BLS को मिलाएं तो आप तो कुल मिलाकर जो अदर्स भी आप मिलाएंगे तो हमारे पास 286-87 के आसपास एम्बुलेंसें हैं। एडिशनली 600 के करीब 611 के करीब एम्बुलेंसें जो है वो NHM ने दी हैं, जो एक बड़ा कंसर्न है जी, जो ऑपरेशनल आउटसाइड हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो हमारा 3 कैटेगरी वाला ट्रॉमा सेंटर है, L1, L2, L3 यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसके तहत सिक्किम श्रीनगर SMHS सुपर स्पेशली आते हैं, ये लेवल 1 में आते हैं। ट्रॉमा सेंटर्स जो एस्टैब्लिश किए गए ये लेवल 3 में आते हैं और इसी तरीके से दीगर चीज़ें जो वो लेवल 2 में आती है। लेकिन इन लेवलिंग को जो सरकार ने की है, क्या वो उस दायरे के अंदर काम कर पा रही है? क्या वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है? एक बड़ा सवाल आज के दिन में ये भी है। इस उम्मीद के साथ इस खबर को हम रख रहे हैं कि नई मनसूबाबंदी हो रही है। यूनियन टेरिटरी के अंदर बजटिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है और वजीर सेहत इसकी ओर खुसूसी तवज्जो भी दे। हमारे साथ इमरान नाइकू साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से। इमरान, क्रिटिकल केयर की बात करें और फिर ट्रॉमा सेंटर्स की बात करें और फिर इन एम्बुलेंसेस की बात करें, 3 बिल तरतीब चीजें इसलिए मेरे लिए आज इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल ही हमने बता रहे थे कि एक्सीडेंट्स का न थमने वाला सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है। हजारों लोगों की जानें चली गई हैं, हजारों लोग जो है वो माजूर हो चुके हैं। और जब हम एक सर्विस को देखते हैं, अगर किसी ने रजौरी से जम्मू आना है तो 7 से 8 घंटे का सफर है। एम्बुलेंस डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी है? 2 या 3। क्रिटिकल केयर का कोई सवाल ही नहीं। इसी तरीके से सूबा कश्मीर की जब आप बात करेंगे, कुपवारा से किसी को श्रीनगर लाइएगा तो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में खंगालिएगा, फिर एम्बुलेंसें कितनी है हमारे पास। और अगर नागहानी परेशानी कोई आई तो हम पूरे निज़ाम में फेल हो जाते हैं। ये एक बड़ी सूरत हाल हमारी बनी हुई है। ये क्या है पूरी कहानी, किस तरीके से इसको एड्रेस किया जा सकता है? बात यह है कि जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है, एक बॉर्डर यूटी है और ये जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट्स हो और हमारे पास वेल इक्विप्ड या एडवांस, जिसे हम ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं एम्बुलेंसेस का, या बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS सपोर्ट कहते हैं, ये होना लाजमी है। बल्कि ये दुनिया की किसी भी स्टेट यूटी किसी भी मुल्क में हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि हम दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चलें। और लेकिन चूंकि हेल्थ सिस्टम लाइफ का एक बेसिक मामला होता है और इसको एडवांस बनाना, इसको वेल इक्विप्ड बनाना, वो किसी भी मकामी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर पर नजर दौड़ाते हैं, जब हम फिगर्स को देखते हैं
जब हम ऑफिशियल्स के साथ बात करते हैं और रिसर्च बेस्ड इन चीजों का पता करते हैं कि हम किस मकाम पे हैं, आल्दो कि अभी हम 2024-25 के इस एडवांस टेक्नोलॉजी के डिजिटलाइजेशन दौर में है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास महदूद ये जो एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम है एम्बुलेंसेस का, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है एम्बुलेंसेस का, जहां पे अभी जीपीएस की फैसिलिटी नहीं है, वेंटिलेटर्स की फैसिलिटी नहीं है। अगरचे कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर जीपीएस या वेंटिलेटर्स एम्बुलेंसेस के अंदर इंस्टॉल की गई है या उसकी सहूलियत दस्तयाब है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा लूप होल ये है कि हमारे पास वो एक्सपर्ट्स नहीं है वो जो सही तरीके से इन एएलएस या बीएलएस एम्बुलेंसेस को रन करे। और दूसरी बात यह है कि अगर अब हमारे पास है भी वो सिर्फ सरकारी महदूद अस्पताल के पास है, जिस तरह आपने भी कहा एसएमएचएस है, स्किमिसोरा है या बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल है या एलडी हॉस्पिटल है, यानी कि जो बहुत बड़े 3-4 हॉस्पिटल्स है, कश्मीर वैली के मैं स्पेशली बात करता हूं या जम्मू के 1-2, वहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। अच्छा, लेकिन ये तो साफ है कि हमारे पास है, लेकिन बड़ा सवाल यही है ना कि हम रिस्क जोन एरियाज में है, सिस्मिक जोन में है, और फिर जो ट्रॉमा सेंटर्स हमारे बनाए गए हैं वहां बेसिक एम्बुलेंस भी नहीं है, एएलएस की तो बात ही दूर है। ये जो हम निजाम में बड़ी बातें लिखते हैं, कैटेगराइज वाइज सब कुछ करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर देखते हैं कि एंटायर यूनियन टेरिटरी को जब आप खंगालते हैं, उधमपुर लखनपुर से लेकर डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह तक आएंगे, फिर यहाँ डोडा से आगे आप कुपवारा तक जाइएगा, एलसी तक जाइएगा, तो सूरत हाल आपको बड़ी महदूद दिखती है। लेकिन बहुत अच्छा पिक्चर दिखती है जब आप अफसरों के साथ बैठते हैं, एक कोजी रूम में होता है, जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आती है, वो एम्बुलेंस से दिखाई देती है, तो लगता है कि ऑल इज वेल है। ये सिस्टम बना है कि ऑल इज वेल बताने का, ये जो सिंड्रोम पैदा किया जा रहा है, ये कितना खतरनाक है? देखिए, ये इंतहाई बदकिस्मती है हमारी इस यूटी के लिए, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि ऑफिसर्स तो अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो देते हैं, ऑन पेपर्स बहुत कुछ कहा जाता है प्रेस रिलीजेस के जरिए या मीडिया बाइट्स के जरिए, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पे सूरत हाल देखते हैं, मायूस सूरत हाल नजर आती है। और इवन कि आप देखिए कि हमारे पास रिपोर्ट्स है कि कुछ रोज कबल हमारे डिप्टी सीएम ने एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी मौजूद नहीं थे आरएनबी के। इसी तरह से सत्य शर्मा साहब ने एक मीटिंग ली, उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी गई, लेकिन जो बेसिक इश्यूज है डिपार्टमेंट के, जो हमारे पास रिपोर्ट्स है, विद इन द मीटिंग कहा गया कि उनको एड्रेस नहीं किया गया। और इस तरह से अब सरकार में जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स है, इनको भी मिसलेड किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पॉलिसी किस तरह से तरतीब दी जाती है और ये खाका कैसे पेश किया जाता है, लूप होल्स कहाँ पे है और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किन इदारों को किस तरह से सौंपी जाती है, इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज और भी इमरान, जो 108 और 102 नाम की जो एम्बुलेंस सर्विसेज हमारे पास चलती हैं, 3.5 लाख के आसपास पेशेंट्स को मुख्तलिफ अस्पतालों से रेफर किया गया, इन एम्बुलेंसेज का सहारा लिया गया जून 2024 तक के आदादोशुमार जो हेल्थ अथॉरिटीज़ बताती हैं। लेकिन एक बड़ी मुसीबत ये भी, एक तो आपने टेक्निकल अफराद की कमी, अगर आप BLS ALS हमारे पास आज के वक्त में अवेलेबिलिटी है अगर इन एम्बुलेंसेज की, तो वो टेक्नीशियंस की कमी या फिर चलाने वाले सही लोग नहीं। दूसरी बड़ी परेशानी ड्राइवर्स का कम होना। डिपार्टमेंट इस एतबार से भी बहुत हद तक बातें तो की गई, लेकिन आज के वक्त में भी हमें पता चलता है कि दर्जनों ऐसी एम्बुलेंसेज हैं मुख्तलिफ अस्पतालों को दी गई हैं, लेकिन वहां पर ड्राइवर्स ही नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए ये तो एक तो मेन पावर तो है ही इसमें इशू कि अगर हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं है, या जीपीएस को कैसे हैंडल किया जाएगा, या वेंटिलेटर्स, ये बहुत बड़ा इसमें होता है कि वेंटिलेटर अगर किसी एम्बुलेंस में है तो उसके लिए फिजिशियन का या एक्सपर्ट का होना जरूरी है। दूसरा एक और लूप होल ये भी है कि जब हम हाईवेज पे नजर दौड़ाते हैं, श्रीनगर बारामूला या श्रीनगर लेह हाईवे पे, श्रीनगर अनंतनाग हाईवे पे या जम्मू राजौरी हाईवे पे, आप देखिए हमारे पास एम्बुलेंसेज हैं अवेलेबल उस टाइम कि अगर कोई हादसा पेश आता है, जैसे कि हम देखते हैं कि हर साल, हर गुजरते साल के साथ हमारे हाईवेज पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। और इस सूरत हाल में हमारे पास ये जो ALS या BLS की जो एम्बुलेंसेज है, वेल इक्विप्ड एम्बुलेंसेज है, ये होना लाजमी है। अगर अब हमारे पास है भी, लेकिन उनके पास वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है, एडवांस सिस्टम उसके अंदर नहीं है। अगर किसी एम्बुलेंस के अंदर एडवांस सिस्टम है, उसमें ऑलरेडी जो है पेशेंट्स
परे होते हैं। और इसलिए इसमें 2-3 चीजों को हुकूमत को देखने की जरूरत है। एक है कि डेफिशिएंसी कहाँ पे, अगर हमारे पास ये देखना है कि हाईवेज पे ये एम्बुलेंसेस को रखना बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि एक्सपर्ट्स का इसमें रहना जरूरी है। जीपीएस का ये जो एडवांस या एएलएस जिसे हम कहते हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो हमारी वो तो ऑलमोस्ट हमारे किसी भी एम्बुलेंस में एएलएस कुछ ही एम्बुलेंस है हमारे पास है जो वीवी है इसके पीछे घूमती है, रेस्ट अल्लाह के हवाले ही सब कुछ है। बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेट्स होप सो कि डिपार्टमेंट इसकी ओर ज़रा फौरी तौर तवज्जो दे और किस तरीके से निज़ाम को बेहतर बनाया जाए इसकी ओर जो है वो सोचा जाए जी। अब चलते हैं जी एक और मौजू की, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि अभी एक तनाज़ा थमा नहीं है। ओपन मेरिट रिजर्वेशन का मामला अभी थमा नहीं है, यानी रिजर्वेशन मामला एक तरफ से है और ओपन मेरिट के लोग दूसरी तरफ से है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही मेंबर पार्लियामेंट साहब बाहर आए, एहतजाज किया, हंगामे के बीच अभी चली रहा है। इस बीच एक और खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि रिजर्वेशन के मामले के बीच बकरवाल तबके से वाबस्ता लोग भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। और बकरवाल तबका जो है ये ऑलरेडी कैटेगराइज है, एसटी स्टेटस है इनके पास, लेकिन इतलात और खबरें जो हम देख रहे हैं कल से वो ये है कि पुश किया जा रहा है जी एसटी सब कैटेगराइजेशन बनाई जाए। बकरवाल नोटिफाई किया गया था जी शेड्यूल्ड ट्राइब, जम्मू कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट 1991 के तहत। और ये जो कैंपेन पिछले 2-4 दिन से चल रही है, डिबेट्स हो रहे हैं रिजर्वेशन रूल्स को लेकर, उस पर यह बात अब सामने आ रही है कि जनाब ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब वाला मामला है इसमें बकरवाल तबके से जो वाबस्ता लोग हैं उनके हकूक मारे जा रहे हैं, वो बिल्कुल मार्जिनलाइज हो रहे हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, रोल इन ब्यूरोक्रेसी और फिर एजुकेशन के मामलात बड़े महदूद हो रहे हैं। और फिर कल से हम ये भी देख रहे हैं कि लिटरेसी रेट जो बकरवाल कम्युनिटी की है वो जस्ट 16.5% बताई गई है। फिर रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स वो मेयरली 2% के आसपास है। ये मैं वो आंकड़े बता रहा हूं जो कल से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल किए गए हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि जनाब इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं वो जी वो लोग ले रहे हैं जिनका शायद इस कम्युनिटी के साथ बहुत पहले कोई ताल्लुक था, आज है नहीं, लेकिन अब हमें मार्जिनलाइज किया जा रहा है। एक तरफ से ओपन कैटेगरी के बच्चे मैदान में है, वो कह रहे हैं कि जनाब 70% आबादी हमारे हकूक तो मारे गए, बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। सब कमेटी बनाई गई, कमेटी मीटिंग करेगी, किसी को पता नहीं, अदालत पर सबकी नजरें हैं, 6 महीने का वक्त वजीर आला साहब ले चुके हैं। इस बीच ये दूसरा मामला सामने है। अब ये रियासत के अंदर जिस तरीके की सियासत हो रही है और रियासत की सियासत के बीच जिस तरीके से हर दिन एक नया बाप इसमें जुड़ रहा है, रियासत की सियासत किस और जा सकती है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ मोहम्मद इरफान चौधरी साहब है, ये सदर है जी गुजर बकरवाल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के। चूंकि स्पेसिफिक बकरवालों का सवाल है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई कर दूंगा इसी पर। इरफान साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो सोशल मीडिया पर कैंपेन देखा जा रहा है, बेसिक मोटिव इस कैंपेन का है क्या? ये जो कल से मैं देख रहा हूं लगातार कहा जा रहा, पुश किया जा रहा कि जनाब एसटी सब कैटेगराइजेशन होनी चाहिए, इसका मतलब है क्या? इसको जरा समझाइएगा सर। इसमें सब कैटेगराइजेशन पे मैं बताऊंगा, 2010 में एक पंजाब एंड चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी। इस पे उन्होंने बोला था कि एसटी जो है ये एक होमोजीनियस ग्रुप है, इसको आप सब मतलब डिफरेंट नहीं, इसमें डिवाइड नहीं डाल सकते, आप इसको सब। फिर लेटर ऑन अभी अगस्त 2024 को एक जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें उन्होंने बोला हाँ जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन है वो की जा सकती है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो है कास्ट सेंसस होना जरूरी है, पॉपुलेशन सर्वे होना जरूरी है। जब हम बात करेंगे गुजर बकरवाल कम्युनिटी की, देखिए गुजर बकरवाल कम्युनिटी को जो एक सोशल मीडिया पे एक फाल्स नैरेटिव चलाया जा रहा है दैट बकरवाल्स आर डिफरेंट, देखिए वी आर सेम। यहाँ ऐसा कुछ बकरवाल अलग है, गुजर अलग है। मुझे तो सबसे पहले ये पूछो, ये डेफिनेशन बताओ, बकरवाल की डेफिनेशन क्या है, गुजर की डेफिनेशन क्या है? ये दोनों एक है, इनमें कोई भी किसी तरह का ये जो डिवाइड डाला जा रहा है, एक नैरेटिव जो फाल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है लोगों के बीच में, मैं बोलूंगा इस तरह की चीजों से सावधान रहना चाहिए हमें।
मोहम्मद इरफान चौधरी साहब, इसी दौरान हमारी नजर से एक और बात गुजरी कि वन टाइम रिजर्वेशन वाली जो बात है, मैक्सिमम लोग इसको सपोर्ट जब गुजर बकरवाल या पहाड़ी कम्युनिटी की बात आती है वो नहीं करते। यानी अगर कोई मुलाजिम लगा है तो आगे उसके बच्चे अच्छे इदारों में हैं, आगे पूरी फैमिली अच्छी जगह है, अच्छा लाइवलीहुड है, तो फिर एक ही बार एक शख्स को रिजर्वेशन दी जाए। क्या इस बात को गुजर बकरवाल स्टूडेंट्स अलायंस एंडोर्स करती है? जब आज से 2 साल पहले गुजर बकरवाल कम्युनिटी के द्वारा जम्मू कश्मीर के हर कॉर्नर में प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, मैं पूछना चाहूंगा तब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पीडीपी के लीडर ये जो आज जाके गुफ्तार अलायंस के बाहर बैठे हैं, ये तब कहां थे? अगर अगरउल्लाह साहब को इतनी दिक्कत है, वो रिजाइन करके आके प्रोटेस्ट को लीड करें। हमने तो तब भी कहा था हम ओपन मैरिज की लड़ाई भी अपने साथ साथ लड़ रहे हैं, लेकिन तब किसी ने इस चीज पे इतना फोकस नहीं दिया, सब नींद की गोलियां लेके सो रहे थे। और आज जब वो एक फेक और बायस रिपोर्ट थी जीडी शर्मा की, आज जब उससे सबका नुकसान हुआ है, आज इन कश्मीर के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनको याद आई है कि हाँ कुछ गलत हुआ था उस टाइम। तो इरफान, ये जरा मैं वापस अपने सवाल पर आऊंगा। ये जो फिर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है बकरवालों की तरफ से, ये क्या है? सर देखिए, ये फास्ट नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, गुजर बकरवाल एक है, ऐसा कहीं भी नहीं है कि गुजर था डिफरेंट बकरवाल था डिफरेंट। आप मुझे सबसे पहले तो ये पूछो, जिनने ये नैरेटिव चला रहे हैं उनसे ये पूछो, आप गुजर और बकरवाल को डिफाइन कैसे करते हो? ठीक है जी। अगर एक कागज है, वहां पे किसी की, देखिए हमारे में जो सब कास्ट होती है, एक में किसी की सब कास्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पसवाल है, पसवाल अब गुजर भी है बकरवाल भी है, आप उसको सब जी, एक भाई ने अगर बकरियां रखी हैं, दूसरे ने भैंसें रखी हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो भाई नहीं रहेंगे। तो देखिए ये सब कैटेगराइजेशन में बहुत ज्यादा फ्लॉज है। इसमें सबसे पहला फ्लॉज तो ये है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली हुई है एससी एसटीज को, जुडिशरी और गवर्नमेंट अवर करके इसको पॉलिटिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे समझूं कि ये एक मंसूबाबंद तरीके से सोशल मीडिया पर एक इबाहम पैदा किया जा रहा है, कि एक भ्रम पैदा किया जा रहा है ताकि इसको एक्सप्लोर किया जाए किसी और अंदाज में? जी सर, बिल्कुल। ये एक एक्चुअल बात आज अब जो बात की जा रही है, वो अब बात आ रही है जीडी शर्मा की जो एक फेक रिपोर्ट बनी थी, बायस रिपोर्ट बनी थी, उस पर आ रही है। हमें तो कभी दिक्कत ही नहीं थी। आप पॉपुलेशन वाइज सर्वे कर, चले, बहुत शुक्रिया जी, आपका ऑडियो कट रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफान चौधरी साहब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि कल से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक हंगामा खड़ा हुआ है। उस हंगामे के बीच बात क्या कुछ है आपके सामने रखने की कोशिश किया। फटाफट से बढ़ते हैं जी आगे और बात करते हैं एक तरक्की के मंसूबे की, उस तरक्की के मंसूबे की जो 2025 आते आते पाए तकमील तक पहुंचेगा, क्योंकि तमाम तैयारियां मुकम्मल हुई हैं और कल मरकजी वजीर ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इशारा भी दे दिया है। जी आसिफ, बिल्कुल कुछ दिनों का वक्त बाकी है और हम सब जानते हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां पर आने वाले दिनों में सबको इंतजार है कि जन का महीना ऐसा होगा जो कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ बजरिया ट्रेन या रेल के जरिए जोड़ने का काम करेगा। तो इस सिलसिले में कंफर्मेशन ऑफिशियली हुई है मरकजी वजीर की तरफ से कि जो कटरा और रियासी ट्रैक था उस पर ट्रेन चले, बाज़ाब्ता तौर पर स्पीड क्या होगी, लिमिटेशंस क्या होंगी। जो अब तक ट्रायल रन था वो कामयाब हो चुका है, कंफर्मेशन तो ये हो गई। दूसरा ये भी कहा गया कि जो पहला केबल कार ब्रिज उससे पीछे वाला जो हिस्सा था, यानी जिसको आप चिनाब ब्रिज का नाम भी दे रहे हैं, आगे वाला एक हिस्सा जो कश्मीर की तरफ है, पीछे वाला हिस्सा जम्मू सूबे के साथ है, यहाँ तकरीबन जो ट्रेन इंजन है वो 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चला और जो माल गाड़ियां हैं जिसको आप गुड्स ट्रेन भी कहते हैं वो 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आसानी के साथ चलती है। लेकिन इन सब के दरमियान हमने पहले ही आपको बता रखा है कि 2 और 3 तारीख तक फिलहाल इंतजार कीजिएगा, क्योंकि फाइनल इंस्पेक्शन जो है वो होनी है कमिश्नर सेफ्टी रेलवे की जानिब से। तब तक जितने भी ट्रायल्स हैं वो अभी तक मुकम्मल तौर पर कामयाब नजर आए हैं, जिसकी खुद कंफर्मेशन मरकजी वजीर की जानिब से कर दी गई। दूसरी बात ये, अभी तक ये जो 17 किलोमीटर का पूरा हिस्सा था जिसको आप सब जानते हैं यूनियन टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें एक टनल टूटी फिर दोबारा बनाया गया और चीजें क्लियर कर दी गई, यानी कटरा से बनिहाल के दरमियान का सफर कैसे आसान बने और उस रास्ते पर काम जारी था वो मुकम्मल हो चुका है। अब उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक मंसूबे का एक बड़ा हिस्सा पहले केबल स्टेट रेलवे पुल से जब ट्रेन गुजरेगी उससे पीछे वाले हिस्से को मुकम्मल तौर पर ऑफिशियली कंफर्मेशन कर दी गई है। और आप सब जानते हैं इस मंसूबे में कई मरतबा आदादोशुमार आपके सामने रखे हैं। 38 टनल्स टोटल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक में है
और 119 किलोमीटर टोटल लेंथ बनती है इन टनल्स की, जो एक बड़े हिस्से को कवर करते हैं, पहाड़ी सिलसिले को चीरते हुए आगे ले जाएंगे। और सबसे बड़ी टनल जो है वो T49 जो 12.75 किलोमीटर यानी 12 किलोमीटर से ज्यादा इसकी लंबाई बनती है और मुल्क के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टेशन टनल्स में से एक है। एक ये तस्वीर आपके सामने कि मालगाड़ी की स्पीड तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास इसकी रफ्तार रहेगी जब ये पुल से गुजरेगी, और इसके पीछे वाला हिस्सा जो 17 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है जिसकी वजारत ने कंफर्मेशन की। और इसके अलावा जो इंजन ट्रेन है जिसका ट्रायल किया गया 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से, उसको भी चलाया गया उस ट्रैक पर, जिसकी फाइनल इंस्पेक्शन अब से एक हफ्ते के बाद 2, 3, 4 और 6 जनवरी से पहले मुकम्मल कर ली जाएगी। 927 कुल मंसूबे के अंदर जो पुल है अलग अलग मकामात पर बने हुए हैं, 38 पुल है, 138 टनल्स हैं और इन सुरंगों की कुल लंबाई इस पूरे मंसूबे में जो 272 किलोमीटर के आसपास है 119 किलोमीटर बनती है। 13 किलोमीटर 927 पुल जो है वो मिलाकर बनते हैं और सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन टनल भी पूरे मुल्क की वो इसी खित्ते के अंदर जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल मंसूबा है इसके अंदर है। तो 5 से 6 जनवरी का भी इंतजार कीजिएगा, फाइनल इंस्पेक्शन जो वो की जाएगी। लेकिन जो 17 किलोमीटर का ट्रैक था वो कंप्लीट हो चुका है, ट्रायल अब तक कामयाब रहे हैं। ट्रेन किस रफ्तार से चलेगी, चीजें रफ्ता रफ्ता और मरहलावार बुनियादों पर तय कर ली गई हैं। अश्विनी वैष्णव मरकजी वजीर ने कल सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये तस्वीरें शाया की और ये साफ कर दिया ये ट्रायल प्रोसेस थमेगा नहीं, ये कंटिन्यू रहेगा। यानी 4-5 तारीख तक जब कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जो है वो मुआयना करेंगे तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी और हर दिन चलती रहेंगी। कल तो ये पहला ट्रायल था, आज पूरे दिन ये दोबारा चलती रहेंगी ताकि मुकम्मल तौर पर इस बात का लॉक किया जाए, डेट श्योर किया जाए कि ट्रैक मुकम्मल तौर पर 100% तैयार है। जो स्पीड जहां पर जितनी रखनी है उस स्पीड से कहीं लेफ्ट राइट कोई और परेशानी नहीं हो रही है, वो तमाम चीज़ें जो है वो खंगाली जा रही हैं। गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन को चलाया जा रहा है और लगातार ये सिलसिला फिलहाल 5 जनवरी तक कंटिन्यूसली रहेगा और 4 और 5 तारीख को कमिश्नर रेलवे सेफ्टी भी दौरा करेंगे, जिसके बाद मरकजी वजारत रेलवे को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इतलात के मुताबिक माह जनवरी के दौरान यानी अगले साल में वज़ीर आज़म साहब जहां वंदे भारत ट्रेन को श्रीनगर के लिए रवाना करेंगे, वहीं पर तकरीबन 5 और ट्रेनें, कल तक हमारे पास सिर्फ एक ट्रेन का जिक्र हो रहा था, अब मजीद 5 ट्रेनें नई दिल्ली मरकजी रेलवे स्टेशन से श्रीनगर के लिए रवाना होंगी। मुंबई से 4 और ट्रेनें, जो उस हवाले से भी लगातार जो है वो मनसूबा तरतीब दे दिया गया। तो इस तरीके से तकरीबन 1 दर्जन के आसपास ट्रेनें जो है वो जनवरी 2025 के आखिर तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए श्रीनगर तक आ सकती है। और इससे 2 तरह का फायदा होगा। एक, तिजारत से वाबस्ता जो लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है इससे जुड़ी हुई है, और सयाहत से जो आप लोग जुड़े हुए हैं उन्हें ये उम्मीद है कि जो सरमा के दौरान, विंटर्स के दौरान हमारी एयर टिकट्स बड़ी महंगी होती थी, ये सिस्टम चलने से बहुत सारा फ़र्क यहाँ पर भी पड़ेगा और देखने को मिलेगा। तस्वीरें रात अश्विनी वैष्णव ने अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी कर दी। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो ज़रा बात 2 अहम मुद्दों की करेंगे। एक, मरकजी कानून का इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, यह कौन सा कानून होगा, इसके क्या रिप्लिकेशंस होंगे, इस पर बात करेंगे। और फिर मुलाजमीन की डिपार्टमेंटल प्रमोशन का मामला है जिसको लेकर कमेटी बहुत पहले बनाई गई थी, याद दिलाएंगे सरकार को कि क्या कुछ करना था, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर का हुक्मनामा भी है, उस पर भी बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे, छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होंगे और फिर अपने उस बड़े मंसूबे और बड़े प्रोग्राम के हिस्से की ओर भी चलेंगे जहां पर एक मारूफ डॉक्टर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और आज से एक नए पड़ाव का आगाज भी होगा। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका 9:30 बज चुके हैं। थोड़ी देर में आपकी कॉल्स भी ली जाएंगी, कुछ और खबरें भी आप तक, अहम तरीन मौज़ूआत हैं, मुलाजमीन की बात होगी और दीगर कुछ खबरें भी। लेकिन ज़रा आज एक नए सेगमेंट की तरफ चलते हैं। एक नई सीरीज़ का हम आगाज़ कर रहे हैं और जिसका आज पहला एपिसोड होगा, जहाँ पर नौजवान बच्चों और बच्चियों की जो शादीशुदा गैर शादीशुदा हैं उनके ताल्लुक से बात की, मनशियात के ताल्लुक से बात की, ऑनलाइन गैम्बलिंग या जुए के ताल्लुक से बात की, मुबसरीन की राय ली, मेहमानों को इस प्रोग्राम में दावत दी। आज यहाँ से एक नई सीरीज़ के तहत हम जम्मू कश्मीर के अंदर एक और बड़ा और संगीन मसला बनने वाला डिप्रेशन या जो जहनी मर्ज़ है, इस वक्त परेशानी है, बड़ा मुसीबत दोनों खित्तों के अंदर आप कह सकते हैं कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद, और सिर्फ नौजवान ही नहीं, ख़वातीन जिनमें मुअम्मर ख़वातीन भी हैं या बुज़ुर्ग कह लीजिए, तमाम ऐसे लोग जो मुख्तलिफ़ उम्र की ज़ुमरों में आते हैं, 40 साल, 15 से 25 साल या फिर 50 साल से ऊपर भी नौजवान। और यहाँ तक कि हैरान कुन रिपोर्ट सामने आई हैं कि जम्मू कश्मीर मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में 15 साल से 19 साल के दरमियान जाने वाले बच्चे और बच्चियाँ भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। मौजूदा वक्त में डिप्रेशन पर कई रिपोर्ट्स आईं और यही वो डिप्रेशन जो इन्हीं रिपोर्ट से तस्दीक होती है, आधिकारिक पुष्टि होती है कि कई बीमारियों के असल में डिप्रेशन ही जड़ है। बुनियादी तौर पर पूरे खित्ते के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर भी हज़ारों लोग जो मुख्तलिफ़ अमराज में मुब्तला हैं, जब आप उन बीमारियों की जड़ को निकालना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं या जो कॉजेज़ हैं डिप्रेशन के उनको जानने और पहचानने की कोशिश करते हैं, तो समझ में आता है कि इस बीमारी के पीछे, इस मर्ज़ के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ी जो वजह है वो डिप्रेशन है। इसी ताल्लुक से आज बात करेंगे। एक ख़ास मेहमान भी डॉक्टर यासिर आतिफ साहब थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ अहम तरीन सवालात हैं जो आप लोग हमसे पूछा करते थे, कुछ ग्राफिक्स के ज़रिए चीज़ें आप तक पहुँचेंगी, लेकिन एक छोटा सा प्रोमो का हिस्सा जिसमें आप ये देखेंगे कि असल सवाल क्या है, और रोज़ाना बुनियादों पर इस ख़ास किस्त में आप तक कुछ अहम तरीन मेहमानों के सवाल और जवाब भी पहुँचेंगे। डिप्रेशन बना एक संगीन मसला, जज्बाती और जिस्मानी मसाइल से नौजवान दो चार। कश्मीर में 41% से जायद बालिग अफराद डिप्रेशन के शिकार। मरकजी खित्ते में खुदकशी की कोशिशों में नुमाया इजाफा। बेवाएं, यतीम, माजूर अफराद और स्कूल जाने वाले बच्चे डिप्रेशन का शिकार। क्या है मुश्किल का हल? देखिए प्रोग्राम सलाम जीके रोजाना सुबह 9:30 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं और ख़ास मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी इशफाक, डॉक्टर यासिर साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि मामला डिप्रेशन का है और डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो तनाव, जहनी तनाव, ये एक ज़माना था, जो एक रिसर्च हमारे पास जो थी वो ये थी कि एक ज़माने में एक बुज़ुर्गों को हुआ करता था, लेकिन अब जो ताज़ा तरीन तस्वीर हमारे सामने है वो स्कूल गोइंग, प्राइमरी स्कूल गोइंग बच्चे से लेकर बुज़ुर्गों तक, हमारी ख़वातीन तक, माएँ बहनें इस दलदल का शिकार है, इस बीमारी का शिकार है। क्या वाकई तौर पर यह बीमारी ऐसी है जिसका इलाज ज़रूरी करना है, और क्या इसका इलाज है, कैसे ये किया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर यासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर में हर महाज पर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सूरत हाल कुछ अलग ही नज़र आती है। जब सेहत को देखते हैं और अपने आसपास देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि यहाँ से डिप्रेशन का शिकार, इसको डिप्रेशन हो गया है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये ऐसे अल्फाज हो गए हैं जो हर ज़ुबान पर है। कैसे इसको हम डिफ्रेंशिएट करें और वाकई तौर पर डिप्रेशन होता क्या है, क्या इसकी अलामतें हैं? देखें गौर साहब, पहले ये समझना कि ये डिप्रेशन या एंजाइटी या मेंटल हेल्थ इश्यूज सिर्फ कश्मीर में नहीं, वर्ल्ड ओवर देखा गया है कि ये बढ़ते जा रहे हैं ये ना प्रॉब्लम्स। तो पर्टिकुलरली जो कोरोना के बाद, कोविड के बाद कुछ ज्यादा इसका देखा गया कि प्रेवलेंस बढ़ गई, लगभग 25-30% प्रेवलेंस बढ़ गई इसकी। तो अब बात अगर करें कि ये है क्या डिप्रेशन, एंजाइटी, एक्चुअली हम डे टू डे लैंग्वेज में, आम लैंग्वेज में भी हम यूज करते हैं, जैसे आपने कहा कि वो डिप्रेस्ड है, यू टू डिप्रेस्ड, कुछ डिप्रेस्ड, मगर वो जो डिप्रेशन जो हम आम तौर यूज करते हैं वो एक इमोशन है। वो नॉर्मली भी कभी इंसान को स्ट्रेस हो जाता है, जैसे किसी बच्चे को एग्जाम का स्ट्रेस है, एकेडमिकली ठीक नहीं रह रहा है उसका, तो वो कभी कभी परेशान हो जाता है, या किसी के यहाँ कोई गुजर जाता है तो वो ग्रीफ रहता है, वो डिप्रेस रहता है, लेकिन आहिस्ता फिर वो डिप्रेशन से निकलता है। लेकिन जब ये इमोशन, ये सैडनेस जिसको हम कहते हैं, ये
ज्यादा देर रहे, बहुत देर तक, लगभग हमारे हिसाब से जो क्राइटेरिया जिससे हम डायग्नोज करते हैं किसी इलनेस की, अगर लगभग 3 हफ्ते या 1 महीने ज्यादा रहे सैडनेस, और उसके साथ सैडनेस के साथ डिप्रेशन के साथ उसका मन ना लगे किसी काम में, कोई चीज अच्छी नहीं लगे, या उसके साथ उसका जो खाना पीना है वो उसमें तब्दीली आए, वो बहुत कम खाने लगता है, उसकी एपेटाइट कम हो जाता है, या उसकी स्लीप, बहुत इंपॉर्टेंट स्लीप, कि उसकी नींद पे असर पड़ता है, वो बहुत कम सोता है फिर, या उसमें वो ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं जैसे सेंस ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, बेबसी या बेचारी, ये वर्थलेसनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, या कभी कभार जैसे आपने अभी अपने इसमें वीडियो में दिखाया कि सुसाइडल इंटेंशंस बढ़ जाते हैं, सुसाइडलिटी बढ़ती है। तो ये जब चीजें हो तो ये हम इसको फिर लेबल करते हैं कि क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार हो गया। क्लिनिकल डिप्रेशन मतलब ये इलनेस एक बीमारी की शेप लेती है। डॉक्टर यासिर साहब, ये जो हम कहते हैं कि डिप्रेशन असल में तमाम बीमारियों की जड़ है, क्या ये बात सही है, ये तासुर जिस हिसाब से दिया जाता है, और वाकई में जज्बाती और जो जिस्मानी मसाइल हैं, फिजिकल इश्यूज हो जाते हैं, इसकी इन सारी चीज़ों का जो परेशानी है, बेसिक जो जड़ है, वो डिप्रेशन ही माना जाए? अगर डिप्रेशन ठीक तो इंसान ठीक? देखिए, डिप्रेशन जो है जैसे मैंने कहा कि एक मेंटल इलनेस है। अनफॉर्चुनेटली ब्रेन और बॉडी का एक लिंक है। अगर आपका ब्रेन ठीक नहीं है, आपका ब्रेन डिप्रेशन में बेसिकली फंक्शनिंग उसकी ठीक नहीं रहती है। डिप्रेशन आता कहाँ से? ये ब्रेन से, बेसिकली ब्रेन हेल्थ खराब हो जाती है। और जब ब्रेन हेल्थ ब्रेन जो है आपके बाकी सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, तो जब ब्रेन हेल्थ ही नहीं ठीक रही डिप्रेशन में, तो आपका जो बाकी फिजिकल ये जो आपकी फिजिकल बॉडी है, फिजिकल हेल्थ, उस पर भी असर करता है। ये फिर अगर डिप्रेशन बहुत देर रहे, ये देखा गया है रिसर्च में, तहकीक में देखा गया है कि फिर ये एक गेटवे बन जाता है। ये इट ओपन्स गेट्स फॉर टू अदर मेडिकल इलनेसेस। लाइक अगर हम देखें बहुत देर तक डिप्रेशन रहे, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये चीजें भी हो सकती, फिर ऐसे लोगों में ये चीजें भी हो सकती है। इमीडिएटली डॉक्टर साहब, अब हम घरों में ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो इमीडिएटली क्या कुछ किया जाए? रेमेडीज क्या कुछ हो सकती है जो ली जा सके ताकि ये सिस्टम थोड़ा सेट हो जाए हमारे घरों के अंदर? देखिए, पहले तो समझना है कि डिप्रेशन एक यहाँ एक सोशल स्टिग्मा है। हमारे यहाँ के दुनिया भर में देखा गया कि एक स्टिग्मा है एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ। तो उस स्टिग्मा को ब्रेक करना है पहले, क्योंकि जब डिप्रेशन जब इंसान को शुरू में होता है, तो अगर शुरू में ही पहले ही वो हेल्प सीख करे, तो जस्ट टॉकिंग थेरेपी, जिसको हम कहते हैं काउंसलिंग या साइकोथेरेपी, उससे ही ये डिप्रेशन ठीक हो सकता है। फिर दवाइयों की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ स्टिग्मा, जो एक स्टिग्मा है, उसमें एक मतलब वो बैरियर करता है, मतलब इट एक्ट्स एज अ बैरियर, कि वो फिर ये इलाज के लिए बहुत टाइम लगाते हैं, और तब तक ये डिप्रेशन की सीवियरिटी बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए है कि अगर आपको लगे कि ऐसे अलामतें हैं, तो जो ही मतलब इंसान को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंसान को जस्ट अगर अपने घर वालों के साथ भी वो शेयर करे अपनी फीलिंग्स, जिसको हम वेंटिलेशन कहते हैं, वेंटिलेट करे अपनी फीलिंग्स, उससे भी ठीक रहेगा, उससे वो भी ठीक रहेगा इंसान के लिए। और उसके बगैर मतलब डे टू डे लाइफ में जो हम कुछ चीजें कर सकते हैं जिससे प्रिवेंट कर सकते हैं मेंटल हेल्थ इशू, डिप्रेशन ही, बाकी एंजाइटीज भी प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना, जो हमने कोविड में बहुत बार कहा कि एक रूटीन सेट करें, क्योंकि अगर हम रूटीन सेट करते हैं, तो दिमाग एक जो है वो बहुत ही एक्टिव रहता है इंसान का। तो उसमें फिर वो बोर्डम आने के चांसेस कम हो जाते हैं, नेगेटिविटी चांसेस कम आने के चांसेस कम होते हैं। तो फिर वो इंसान को प्रिवेंट करता है किसी मेंटल हेल्थ इशू का शिकार होने का। उसके बगैर फिजिकल एक्टिविटीज जी, अगर किसी नौजवान का यासिर साहब पता लगाना हो, अलामात क्या इसकी जाहिर होती हैं? कैसे कंफर्म हो कि कोई शख्स डिप्रेशन का शिकार है, मेंटल इलनेस से गुजर रहा है? अगर वो कुछ बता भी नहीं पा रहा है, कुछ जाहिर भी नहीं कर रहा, तो अलामात क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चले?
घर वालों को ऐसे पता चल सकता है कि ऐसा बंदा बिल्कुल चुप चुप बैठेगा, मतलब ज्यादा बात नहीं करेगा, उसकी पर्सनालिटी जो उसकी हो, जो नॉर्मल पर्सनालिटी में चेंज आएंगे, उसके रहन सहन में चेंज आ सकते हैं, वो अलग थलग रहेगा, बहुत कम बातें करने लगेगा, या बहुत ही उसकी उनके 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 मतलब वो ऐसे मतलब ऐसी बातें करेगा कि मायूसी की बातें, लाचारी की बात है, हेल्पलेसनेस की बात है, या कभी कभार वो इंडिकेटर भी देता है कि जैसे कि कभी कभार वो बोलेगा इससे बेहतर है मरना, डेथ विश जिसको हम कहते हैं, या कभी कभार इनडायरेक्ट वो इंडिकेटर्स देता है, जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ चीजें लिखते हैं जो इंडिकेट करती है प्रेस, मतलब कुछ लिखेगा जिस कंटेंट ऐसा होगा कि इंसान लगे डिप्रेस्ड है, तो कुछ आपको पता चल गया उसका खाने का जो खाना पीना कम होगा, या वो बिल्कुल चिड़चिड़ापन हो जाएगा उसमें, तो कुछ अलामतें ऐसे हैं जो आप पिक कर सकते हैं कि जिससे आपको पता अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज जो आज हम आपसे जानना चाहेंगे वो ये भी है कि एज ग्रुप, पहले तो ये था कि बुजुर्ग हुआ करते थे, नौजवान हुआ करते थे, लेकिन अब जो रिसर्च है वो ये बता रही है कि जनाब बच्चे भी इस डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि आप बराह रास्त लोगों से मिल रहे हैं, इनका इलाज मुआवजा करें। क्या ये बात सही है कि एंटायर जम्मू कश्मीर, पूरे मुल्क की सिचुएशन तो अलग है, मैं जम्मू कश्मीर के जाविये से जब देखता हूँ तो यहाँ पर अब बच्चे भी इसका शिकार है, नौजवान भी शिकार है, बुजुर्ग भी शिकार है, बेटियां भी है? देखिए, अगर हम मेडिकली देखें, मेडिकल हमारे हिसाब से जो ये डिप्रेशन है यूजुअली यंग एडल्ट्स में ही शुरू होता है, ये इसी एज पे, ये एज ग्रुप जो है यही वनरेबल ज्यादा एज ग्रुप होते हैं डिप्रेशन के, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के, क्योंकि ये एज ग्रुप ऐसी एज ग्रुप है जहां पे इनका जो ब्रेन है डेवलप हो रहा होता है, और इस फेज में अगर कोई मामूली भी स्ट्रेस हो, वो एकेडमिक स्ट्रेस हो या कोई और स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस हो, तो इसका बहुत असर पड़ता है इनके जहन पे, तो उसका बहुत मतलब ये जो बच्चों के जो बात कर रहे हैं कि बच्चों में ही जो ज्यादा बच्चे ही वनरेबल होते हैं, अगर देखा जाए कि इन मेंटल हेल्थ इश्यूज के 50% ऑफ जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो इसी एज ग्रुप में स्टार्ट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डॉक्टर यासिर आथर साहब ज्वाइन करने के लिए, वाहिद नफ्सियात थे, हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ेंगे बात, चूंकि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, आने वाले दिनों में हम मजीद मेहमानों के साथ बात करेंगे, आपके भी जो सवालात हैं वो हम तक आते रहें, और हमारी हेल्पलाइन नंबर्स, जो नंबर्स ऑलरेडी हमने जारी कर दिए हैं, उस ताल्लुक से भी आप अपडेट कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। बात जब डिप्रेशन की, एंजाइटी की, परेशानियों की हो रही है, तो एक बड़ा तबका खित्ते के अंदर इस वक्त मुतासिर भी हुआ है कुछ फैसलों से और परेशानी से गुजर भी रहा है। बात ज़रा सरकारी मुलाजमीन की इशफाक कर लेते हैं। चलिए जनाब, सरकारी मुलाजमीन की बात से पहले जरा वो बात बताते हैं कि मरकज का एक और कानून, एक और एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिज हो रहा है, और जम्मू कश्मीर हुकूमत ने भी इस ज़िमन में मज़कूरा वजारत को जो है वो लिख दिया है, और ये मरकजी कानून का इतलाक जो है वो जम्मू कश्मीर में होगा, और मरकजी हुकूमत ने एक्सटेंड करना चाहे कोल एक्ट जम्मू कश्मीर के ऊपर, और यूनियन टेरिटरी। जब आप कोल एक्ट की बात करेंगे तो आपको लगेगा जब जम्मू कश्मीर में कोल एक्ट के लगने का क्या फ़ायदा है, तो मरकज़ का जो सर्वे है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 9.5 मिलियन टन कोल है जो रिजर्व है, 9.5 मिलियन कोल्स रिजर्व है, कोयला है, जो कोयले की कानें हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, डेट इज 9.5 मिलियन टन्स। और ड्राफ्ट बिल जो अमेंडमेंट है प्रपोज किया गया है, जिसमें एक लफ्ज हटाना है, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी पहले जब कानून बनते थे जम्मू के मुल्क के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, तो उसमें लिखा जाता था कि जम्मू कश्मीर के बगैर ये कानून मुल्क के तमाम रियासतों पर नाफिज होगा। अब ये वाला लफ्ज जो है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वाला लफ्ज, इसको हटाना है, और ये ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के अंदर लाना है। इस ज़िमन में जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर कमिश्नर सेक्रेटरी माइनिंग डिपार्टमेंट को लिख दिया है
कि वो कोल मिनिस्ट्री के साथ राब्ते में रहे और अगर कोई एतराज है, कोई मामला है तो इस ज़मन में उनके खत किताबत का जवाब दे। जो सर्वे किया गया है कोल एंड माइनिंग डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ से, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर माइनिंग वाला मामला जो है, कोल वाला मामला जो है, ये इंतहाई अहम है क्योंकि 9.5 मिलियन टन यहाँ पर है और इनमें सबसे बड़े जो कोयले की खाने हैं वो कालाकोट इलाके के हैं और फिर इसी तरीके से सावलाकोट और दीगर मकामात पर भी है। और इस तरीके से अभी तक बहुत कम ही चीज़ें जो है वो निकाली गई है और एक अच्छा खासा जो कुदरती ख़जाना है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। और अब ये नेशनल कोल एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू हो सकता है और इस ज़िमन में तमाम तैयारियां जो है वो कराई जा रही है। ये थी बात जनाब कानून की जो जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिजुल अमल होने जा रहा है। आपकी फ़ोन कॉल्स का हमें इंतज़ार है, फ़ोन कॉल्स आप शुरू कीजिएगा, फ़ोन कॉल्स आपकी आएंगी हमारे पास। तब तक हम आपको ये बताएंगे कि मुलाजमीन भी परेशान है क्योंकि डिपार्टमेंटल प्रमोशंस नहीं हो रही है और जब डिपार्टमेंटल प्रमोशंस या दीगर चीज़ों का मामला है तो ये पिछले कई सालों से इल्तिवा में पड़ा हुआ है और अब एश्योर कैरियर प्रोग्रेस का मामला हो या टाइम बाउंड प्रमोशन स्कीम हो, दोनों इल्तिवा में पड़ी है। और मरकजी रियासती इंतजामिया ने 4 माह कबल एक सब कमेटी भी बनाई गई थी जिसको ये काम सौंपा गया था कि वो मुलाजमीन के इस मसले को पाए तकमील तक पहुंचाए। लेकिन इतलात और ख़बर ये है कि कई माह गुजरने के बावजूद भी मज़कूरा कमेटी ने कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। 9 जुलाई सन 2024 को कमेटी फ्रेम की गई थी जिसको ये काम सौंपा गया था कि एश्योर कैरियर और टाइम बाउंड प्रमोशन वाला जो मामला है इसको हल करे, लेकिन कमेटी ने अभी तक भी कोई काम नहीं किया है। अब ये भी इतला है कि एक और महीना जो है वो शायद इन्हें दिया जाएगा ताकि ये काम अपना कर पाए और इस कमेटी को जो सरकारी ऑर्डर 1339 डेटेड 9 जुलाई 2024 जारी किया गया था जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूट ये था कि सब कमेटी बनाई जाएगी अफसरों की जिसमें रैंक का अफसर का होगा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक का अफसर होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक का अफसर होगा, कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक का अफसर होगा और सेक्रेटरी रैंक का अफसर होगा जो ये एश्योर करेगा कि ACP और TBP स्कीम का इतला जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन पर हो ताकि उन्हें इसका फ़ायदा मिले। इससे पहले आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस में इस तरीके का निज़ाम था, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी मिला, लेकिन रेस्ट बाकी मुलाजमीन जो है वो सरापा इस पर एहतजाज भी दिखे और कई बार मौजूदा हुकूमत के सामने भी इस मामले को भी उठाया। चंद दिन पहले आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने भी हुकूमत के सामने इस मामले को रखा और कहा कि अगर आप इस मामले की संजीदगी को नहीं समझ पाते हैं तो कलम छोड़ हड़ताल का भी ऐलान किया जा सकता है। तो ये मामला जनाब मुलाजमीन का है। आला सती अफसर तैनात कर दिए गए, कमेटी बनाई गई, लेकिन कमेटी के पास फुर्सत ही नहीं कि वो बैठे और मुलाजमीन का मसला हल करे। ये मुलाजमीन का अपना मामला है, अपना मसला हल नहीं हो पा रहा है। चलिए कुछ मिनट्स बचे, आप कॉल करना शुरू करें, एक एक करके जरा आपकी बात भी सुनते। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं जिसमें आप 125876 पर कॉल करेंगे और चौथा नंबर आपके सामने भी स्क्रीन पर है 448। एक एक करके कॉल करना शुरू करें, नए कॉलर्स ज्यादा से ज्यादा उनको मौका मिले, हमारी भी ये कोशिश रहेगी। कम वक्त में अपनी बात जल्दी से रखिएगा। फर्स्ट कॉलर, हेलो हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो अस्सलाम, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी बताएं जल्दी से। हाँ मेरा नाम सिद्दीक है, मैं श्रीनगर से हूँ। बताएं। आपने अभी गवर्नर साहब ने बोला कि मुलाजिमों को प्रमोशन की जो वो नहीं मिलती है, 4 कमेटियां भी बने हैं। एक डिपार्टमेंट है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने ऑनरेबल गवर्नर ने उस वक्त तनख्वाह के बारे में था, उनको बेचारे वो फीमेल MPWs है, उनको 6 महीने से तनख्वाह नहीं है। वो बेचारे अब इस खड़ी हुई सर्दी में कहाँ जाएंगे, उनके पास कोई वसाइल नहीं है। अब रिसेंटली उन्होंने डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर को अपॉइंट किया है। हमें उम्मीद है कि वो इस मसले को अच्छी तरह से देखेंगे और आप भी उसकी नोटिस में लाएंगे कि इनकी 6 महीने की तनख्वाह वागुजार करिए। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ पहले कॉलर मुलाजिमीन की तनख्वाह को लेकर मामला है। उम्मीद है कि हुकूमती इदारे इसकी ओर समझेंगे और इसका हल भी ढूंढेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो जी, नाम बताइएगा अपना, कहां से? हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम।
गौर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, वालेकुम सलाम जी। जी गौर साहब, मसला है क्या, हमारा ड्राइव चल रहा था, ये ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक जी बताएं बताएं। चलिए जी, ड्रॉप हो गया जी कॉल इनका। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो, जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं गुलजार अहमद बात कर रहा हूँ, यहाँ उमराबाद HMT से। जी गुलजार साहब बताएं। सर मैंने पहले भी वो आसिफ साहब को एक बार फोन किया था, यहाँ वो गवर्नमेंट ने हमें स्मार्ट बसेस स्टार्ट किए हैं पांच से नारबल क्रॉसिंग। जी आपने हमें रिक्वेस्ट की थी कि इनमें से एक तो गाड़ियां वाया लाल चौक आप कीजिए कि वो वाया बाईपास आती है, क्योंकि लाल चौक तक हमारी कोई रसाई नहीं है। यहाँ स्टूडेंट मुलाजिम बड़ी प्रॉब्लम मुश्किल फेस करें। लाल चौक वाले मामले में जहां तक मुझे लग रहा है, लास्ट टाइम भी ये मामला उठा था और कहा गया कि कुछ अदालत के अहकामात है। लेट अस होप सो कि वो मसला हल हो किसी तरीके से, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां बाकी रूट पर तो चलती है ना, जिस तरह बाकी बडगाम की चलती है वाया लाल चौक, जिस तरह वो हजरत बल की आती है वाया लाल चौक, इसी तरह एक दो ये जो इन्होंने बाईपास पर लगाई है ई स्मार्ट गाड़ियां, एक दो गाड़ियां उनको वाया लाल चौक करना था अप टू नारबल, ताकि यहाँ की जो स्टूडेंट्स है कोई हमें है नहीं, यहाँ से कोई हमें बिल्कुल लॉन्ग रूट वाली गाड़ियों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और बहुत शुक्रिया भाई, आपकी आवाज़ ज़रूर हुकूमती इदारों तक गई है और हम भी कोशिश करेंगे कि मज़कूरा जो लोग इनके हैं उन तक ये बात जाए और ये रास्ता कहीं खुल जाए। एक दो गाड़ियाँ अगर चल भी लेती हैं तो मसला हल होता है जी। एक और कॉलर है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब मोहम्मद असलम फर्स्ट टाइम करान फोन जी असलम से। जी असलम सर अर्जुम इतकन SSP ट्रैफिक बड़ एक्टिव, वेरी गुड, अच्छी बात है। यम जन के प्राइवेट गाड़ी वो नाज सिनेमा के इर्द गिर्द की मैं बात कर रहा हूँ सर। जी जी जी, एक सेकंड भी ठहरने नहीं देते हैं। चले उनकी ड्यूटी है। कल मैं जब जा रहा था बस पानी मोज बस गई सीनियर सिटीजन मोज बह ड्रॉप कर पुलिस वोल पे नियर ना जनाब यह कर ड्रॉप, यह करम ड्रॉप ब्रो कन मे ऑटो वोल पियाजो ऑटो वोल यम रैक लगे तम अत पे पन सामान सब्जी मेव थोमुत तम बरलब सड़क थोमुत और तनस थोमुत यमस पे हडल बनोमुत अकिस मे वो यमिस पे नजर यह ऑटो वोल कर्म सारी सड़क बंद नुमाज सान अत नीरस खुदा सवाल। बहरहाल मे कोर बात बह सीनियर सिटीजन बह द्रास ब्रो कुन पकान हॉस्पिटल पे वत वातान क्रॉसिंग LD हॉस्पिटल कुन अनस वो मंज गोर अखन बड़ रैक लगोमुत टल लजम सड़क पे गैस चूल्ह ते थोमुत यह हडल बनोमुत आम ट्रैफिक वलिस खतर। अमिस ट्रैफिक वलिस इन पे नजर पेवान यह ऑटो वोल यह लगान सड़क कर बंद। घर वोतस बह मोबाइल खोलान मे ई चालान वोतमुत। बड़ा अफसोस गोम दिल गोम तंग कि ये मे तक यह कानून इस पियाजो ऑटो वोल मोन बोय मेव वोल रैक लगान अंद पन्निस ऑटोवस या मंजगोल वोल अत ऑटोवस अंद रैक लगान तव लगान अमिस पुलिस वलिस अमिस पे नजर कि यमिस ट्रैफिक वलिस खतर यमिस गाड़ी वलिस खतर वत बंद कर। सठी अहम कॉल करने बापत इंतहाई अहम और मे उम्मीद कि SSP ट्रैफिक सब तिम वात यह कत तिहद जिम्मेदार आसन यह कत बोजान और यह इंतहाई अफसोस मकाम कि अगर तुम वलद करवन ड्रॉप पत्किन आव चालान ये तुम ब्रोट कन बाकी लुक तती भी तिमन कहीं गोन यह इंतहाई अफसोसनाक और यह जायन युथ मामले कि या तो मोडस पे या सड़क पे लुक इत पे पन कारोबार करान और बाकियन लुकन खतर परेशानी बनान और हुकूमत तन या कानून नाफिज कर वाले इदार अच बंद कर इंतहाई अफसोसनाक। उम्मीद है कि महकमा ट्रैफिक जिम्मेदारन तम वात जरूर यह शिश पैगाम तुहद। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज बंद कर लें। बंद किया हमने। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब हम नार कर ड्रेन बनव तथ लग रोपये 10-12 लाख आउटलेट थोस ड्रेन थोक अतनस तथ आउटलेट तारन सड़क अपार पे यपोर वन माल वाले करू पान बहुत तुंद बसात कमिश्नर सबस करान अपील
यथ में तो क्या करोगे 10-12 लाख रुपए कल ये महकमन बनो ड्रेन म्यूनिसिपलिटी श्रीनगर म्यूनिसिपलिटी बनो ड्रेन म्यूनिसिपलिटी जॉइंट दितोस न कहीं क्या जॉइंट कर ना कुनी जाय सो जुड़ ना कुनी से तीन कर तेल क्या फायदोस बनावन ती ना बत वन यह क्या फायदोस तेल बनावन मे समझे बहुत अपील करान कमिश्नर साहबस सेठा शुक्रिया कॉल करने में। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मेदार भी जरा सुन लें। ड्रेन आपने बनाई 8-9 लाख रुपए आपने सर्व किया और उसको बाद में लेफ्ट राइट पर आप कहीं जोड़ेंगे नहीं तो फायदा क्या था बनाने का। और शायद गालिबन उस इंजीनियर साहब से भी पूछा जाए जिसने वो ड्रेन बनवाई हो कि उसके जहन में क्या था। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से पूछा जाए कि जो पब्लिक मनी का आप ज़ाया इस तरीके से कर रहे हैं फायदा क्या है फिर जब आवाम को इसका कोई राहत ना मिले। चलिए जी लास्ट कॉलर दे दीजिएगा जी आज की। हेलो हेलो जी हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तुझ ठीक पाट असल पाट अल्हम्दुलिल्लाह। बस सऊदी पेटन अहनस वनियो यम कानदार यमो कर 10 रुपये चौकी मेहरबानी करित अत पे तुम तो गोर गरीब छो सह कत 10 रुपये चोट। बिल्कुल तुज कत सही कर ओतर खबर कि षोचन हूं कीमत बढ़ो वजन त गो कम और मे उम्मीद कि शायद अमूर सारिफीन अवामी तकसीम करी महकम जिम्मेदार यन ब्रो कुन तम कर कत रात कर तिमन सत कर कोशिश कहें सपदित। आज करो कोशिश कि जो मामल सह पंचिंग मामल सह रूद इथे पे तथ पर आव क्लीन फीडबैक इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि उस वाले मामले पर भी कोई पेशरफ्त हो। और ये जो अभी मामला थोड़ा उलट चुका है इस पर भी हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। वक्त हो गया जी आपको अपडेट करें कि मौसम का मिजाज किस तरीके का गुजर चुका है। रात को तो श्रीनगर का दर्जा हरारत -7.0 डिग्री। मैंने सुबह ही कहा था प्रोग्राम में कि सुबह भी 7 था, यानी सुबह जब मैं हम ऑफिस आ रहे थे मैंने चेक किया था तो -7 था। रात भी अब ऑफिशियल कंफर्मेशन के साथ कि रात का दर्जा हरारत -7.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। काजीगुंड के अंदर भी -7.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कुपवारा के अंदर -6.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पहलगाम के अंदर -8.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और गुलमर्ग के अंदर भी -6.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ सोनमर्ग चलते हैं जी, जहां पर रात का दर्जा है -5.8। कोकरनाग के अंदर भी -5.5। पुलवामा के अंदर -9.3। शोपियां के अंदर -9.3 और बडगाम के अंदर -7.7 रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ जम्मू आएंगे तो जम्मू में रात का दर्जा -6.6, दिन में धूप होगी। भद्रवा के अंदर 0.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज बादल और धूप एक साथ आपको दिखेंगे। बानिहाल के अंदर भद्रवा के अंदर 1.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया माइनस में, यानी सरतरीन इलाका, लेकिन आज भी बादल रखेंगे। कटरा के अंदर जहां पर एहतजाज चल रहा है रात का दर्जा 8.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और आज दिन में धूप होगी। और किश्तवाड़ इलाके के अंदर 1.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और आज दिन में धूप वहां पर भी होगी। सांबा की बात करते हैं जहां पर 8.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे चलिए जी 8.0 डिग्री सांबा। पुंछ के अंदर 2.7 डिग्री और लद्दाख के 3 इलाके जो 3 स्टेशन है जहां से ये दर्जा हरारत को मापा जाता है तो करगिल मरकजी इलाका है 12.7 डिग्री माइनस में चला गया है। यहाँ पर लेह के अंदर -12.2 डिग्री और द्रास सरतरीन इलाका है -19 डिग्री वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर ठंड ने अपने पांव पूरी तरह से जमा लिए हैं। हर तरफ से ठंड है और यकबस्ता हवाओं के बीच नदी नाले मुंजमद हुए हैं, पीने के पानी की किल्लत है और साथ साथ सेहत की भी परेशानियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उम्मीद है कि इन सर्दियों के अय्याम में आप खुद को महफूज रखिएगा, सर्दी से बचिएगा, बाहर जाते हुए बहुत ज़्यादा इसका एहतमाम कीजिएगा। मफलर और जो स्कार्फ और दीगर चीज़ें वो बांधिएगा जो एहतियाती तदाबीर डॉक्टरों की तरफ से कहे गए हैं। फिलहाल प्रोग्राम सलाम जेके में आज हमारे साथ बस इतना ही। आसिफ और मुझे आप देंगे इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह आपके साथ होगी फिर मुलाकात। प्रोग्राम रहेगा सलाम जेके, लेकिन छोटा सा वक्फा, वक्फे के उस पार खबरनामा।